जोधपुर को बुलाओ। नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन लबाना एग्रोसा फैमिली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और स्वागत करना चाहता हूं लाइव विद एग्रोसा के एक नए एपिसोड में एक नए एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, अगर हमें कुछ नया सीखना है तो एक पेड़ से सीखना चाहिए। पेड़ कभी भी फूलों के गिरने से परेशान नहीं होता, बल्कि सदैव नए फूलों के निर्माण में व्यस्त रहता है और यही उसका कर्म भी है। 2020 में हमने बहुत कुछ खोया है, पर वो जीवन नहीं है। 2021 में इस नए वर्ष हम क्या निर्माण कर सकते हैं, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, ये जीवन है और यही हमारा कर्म भी है। आइए इसी विचार के साथ स्वागत करते हैं आज के एक्सपर्ट मिस्टर संजय कुमार जी का। मिस्टर कुमार एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और इंस्टॉलेशन हेड की हैसियत से एग्रोसा में कार्यरत भी हैं। यह एग्रोसा में पिछले 28 वर्षों से कार्यरत हैं। इससे पहले कि हम संजय जी के साथ आगे बातचीत शुरू करें, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सभी हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप हमारे YouTube चैनल पे लेटेस्ट एपिसोड्स और लेटेस्ट वीडियोस देख सकते हैं और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद आपको और आप सभी व्यूअर्स को एग्रोसा की तरफ से, एग्रोसा परिवार की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। संजय जी, चलिए सीधे ही मुद्दे की बात पे आते हैं। आपके पास इतना रिच एक्सपीरियंस है 28 से भी ज़्यादा वर्षों का, और आपने कितनी न जाने मशीनों को और प्लांट्स को इंस्टॉल किया है। कुछ चीज़ें इंस्टॉलेशन से जुड़ी मैं आपसे पूछना चाहूँगा और कुछ चीज़ें कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहूँगा। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि कोई भी कस्टमर या क्लाइंट जब भी नया प्लांट लगाना चाहता है तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस होते हैं, वो क्या सोचता है, उसे एक नया प्लांट क्यों लगाना चाहिए? देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है जी, और दिन प्रतिदिन गुड क्वालिटी सीड की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है जी, और नई सीड इंडस्ट्रीज डेवलप हो रही हैं जी। काफी लोग इस बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं और आगे आ रहे हैं जी। इसके कई कारण हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाई क्वालिटी सीड की डिमांड मार्केट में बढ़ना जी, प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 20 से 25% तक इस बिजनेस में प्रॉफिट रहता है जी। तब खर्चे प्रोसेसिंग के पैकेजिंग निकालने के बाद जी, इसका एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं जी। जैसे वीट के केस में जब हार्वेस्टिंग होने के बाद फार्मर उस वीट को गवर्नमेंट के पास या मंडी में लेकर के जाता है जी, तो जो वीट है लगभग 2000 से 2200 रुपए प्रति क्विंटल उसका सेल होता है जी, जो कि 20-22-23 रुपया प्रति केजी बैठा जी। और जब वह सोइंग के टाइम में हाई क्वालिटी सीड परचेज करने के लिए जाता है जी, तो वही सीड उसको 40 केजी का बैग कम से कम 2800 रुपए से शुरू होकर 3-3,500 रुपए तक मिलता है। तो लगभग 70 रुपए प्रति केजी हुआ। अच्छा। तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है और 20-25% मार्जिन सब प्रोसेसिंग के खर्चे, पैकेजिंग के खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे निकालने के बाद एक इंडस्ट्रिस्ट जो ये बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहता है, लेना चाहता है, बहुत इजीली इसको गेन कर सकता है। जी, जी। इसके अलावा सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए हमारी गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है। हाँ। सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी सब्सिडी मिलती है। जी, 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 जी। लोन फैसिलिटीज भी अवेलेबल है सीड प्रोसेसिंग प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर हाउस बनाने के लिए। जी, जी। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस को अडॉप्ट कर रहे हैं और सीड इंडस्ट्री आगे आ रहे हैं, के लिए आगे आ रहे हैं। बिल्कुल 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 संजय जी, बहुत ही बेहतरीन आपने एग्जाम्पल दिया। और
शायद ये सभी के लिए, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बहुत अच्छा है। और अगर आप सही तरीके से सभी जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, जो सब्सिडीज़ हैं, चाहे फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, चाहे प्लांट पे, अगर आप उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, प्लस जो मार्जिन्स अगर आप देखें इतने अच्छे मार्जिन्स हैं, उनका पूरा फ़ायदा उठाते हैं, तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकता है। संजय जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये तो हम बात कर रहे हैं उनकी जो शायद इस फील्ड में नए उतरना चाहते हैं, मे बी नया प्लांट लगाना चाहते हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं और हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं, जो अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपैंड करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या सोच रहती है और इसके लिए आप क्या उनको सलाह देना चाहेंगे? देखिए, हमारे बीट सीड की हार्वेस्टिंग जो है अप्रैल मई में शुरू हो जाती है जी, और इसकी सोइंग शुरू होती है अक्टूबर में जी। तो इस दौरान हर फार्मर्स के पास में 4 महीने का समय होता है जी। तो इस 4 महीने में उस सीड को जो उसके पास आवक आती है, जो प्रोडक्शन होती है, उसको प्रोसेस करना होता है जी। तो अगर एक हमारे कस्टमर के पास से 2 टन प्रति घंटा का एक सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा हुआ है जी, तो वो लगभग 10 घंटे में 16 टन प्रतिदिन उसको प्रोसेस करता है और उसके पास से सीड प्रोडक्शन जो है 1600 क्विंटल है, 1600 टन है जी। तो वो 100 डेज उसको चाहिए उस क्वांटिटी को प्रोसेस करने के लिए जी। और दिन प्रतिदिन जैसे सीड प्रोडक्शन बढ़ती ही जा रही है और एक सीजन में से उसका आने वाले सीजन में 3200 टन प्रति सीजन हो जाता है जी जी। तो उसको वो प्रोसेस करने के लिए अपने प्लांट को 20 घंटा चलाना पड़ेगा, बिल्कुल, ताकि वो उस 4 महीने का जो पीरियड होता है जिसमें उसको इनटेक करनी होती है, प्रोसेसिंग करनी होती है, पैकेजिंग करनी होती है और उसको मार्केट तक पहुंचाना होता है जी। तो उस 3200 टन को प्रोसेसिंग करने के लिए उसको या तो अपने प्लांट डबल टाइम के लिए चलाना पड़ेगा या फिर हाई कैपेसिटी का प्लांट लगाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा या एक और प्लांट ऐड करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि आजकल अगर हम डबल शिफ्ट चलाने में भी बहुत से चैलेंजेस आते हैं, जैसे आजकल लेबर की समस्या बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी की समस्या बहुत है जी। तो इस सबको दूर करने के लिए जो अपने सीड प्रोसेसिंग प्लांट को अपग्रेड करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाहते हैं या एक नया प्लांट लगाना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बताई संजय जी। मेरे ख्याल से शायद मैं अगर संक्षिप्त में इस बात को कहूँ कि डिमांड जो है वो हाई है और उस डिमांड को मैच करने के लिए अगर आपने अपनी सप्लाई हाई रखनी है तो आपको अपने प्लांट की कैपेसिटी तो किसी भी तरीके से बढ़ानी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि कौन सी चीज़ ज़्यादा फायदेमंद रहेगी अगर कोई एक्सपैंड करना चाहता है, वो अगर क्या उसे अपने एग्जिस्टिंग प्लांट को एक्सपैंड करना चाहिए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज करनी चाहिए मशीनों को बदल के, या फिर एक नए प्लांट को कमीशन करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई एक कस्टमर एक इंडस्ट्री से एक नया प्लांट लगाना चाहता है तो हम उनसे यही आग्रह करते हैं कि वो स्टार्टिंग में ही जितनी उनकी एबिलिटी है, जितना वो प्लानिंग कर रहे हैं उससे वो 2 टन पर आवर का प्लान कर रहे हैं तो हम उसे आग्रह ही करना चाहेंगे कि वो 4 टन प्रति घंटा का प्लान लगाएं। 4 टन प्रति घंटा प्लान लगाने के उनको कई फायदे होंगे, जैसे कि आने वाले समय में उनका सीड प्रोडक्शन बढ़ेगा और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि 2 टन प्लांट और 4 टन के प्लांट के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है और जो स्पेस जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट को 2 टन के सीड प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने के लिए चाहिए और 4 टन के सीड प्रोसेसिंग को प्लांट को लगाने के लिए चाहिए, उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है जी। तो अगर कोई नया सीड बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उससे मेरा आग्रह यही रहेगा कि अपनी आवक क्षमता के अनुसार से भी थोड़ा सा ज्यादा प्लान करके चले ताकि वो अपना स्पेस, गोडाउन का स्पेस बचा सके और अपनी कॉस्ट को भी बचा सके। बहुत बड़े सुझाव है संजय जी आपका। और जहाँ तक हम सभी जानते भी हैं और हमारे व्यूअर्स को पता भी होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है, स्पेशली जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, वो 10 से 15% प्रति साल की औसत से ग्रो कर रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप भी उससे उतनी ही या उससे
अच्छी औसत से आप बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो भला इसी में है कि पहले से ही आप थोड़ी समझदारी दिखाएं। और अगर आपका प्लान अगर छोटा प्लांट लगाने का है तो आप कृपया उस अपनी क्षमता से या उस प्लांट की क्षमता से थोड़ा बड़ा प्लांट लें। प्राइस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। आप बड़ा प्लांट लगाएंगे तो शायद आप आने वाले टाइम में जो इंक्रीज इन डिमांड है उसको आप अच्छी तरह से केटर कर पाएंगे। बहुत बढ़िया संजय जी। संजय जी, ये तो रही कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बातचीत करी। अब हम थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं मैन्युफैक्चरर्स का, यानी आपका। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं डिवाइड कर दूँ 3 फेजेस में, 3 हिस्सों में एक प्लांट के कमीशन को, जिसमें मैं कहूँगा कि पहला हिस्सा है कि प्लांट से पहले का, लगाने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले, प्लांट इंस्टॉल करने के दौरान और प्लांट को इंस्टॉल करने के बाद। तो सबसे पहला मेरा सवाल ये बनता है आपके लिए कि प्लांट को इंस्टॉलेशन करने से पहले आप एज ए मैन्युफैक्चरर और एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर आप क्या क्या सुझाव जो हैं वो देना चाहेंगे जो भी लोग प्लांट लगाना चाहते हैं? जी, जो भी लोग प्लांट लगाना चाहते हैं उनके पास लगभग 2000 स्क्वायर फीट का वेयर हाउस होना चाहिए जी, जिसमें वो अपना सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगा सके। सीड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने के लिए लगभग 1200 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है और बाकी 812,000 स्क्वायर फीट वो लोग अपना रॉ सीड स्टोरेज के लिए और ग्रेडेड सीड स्टोरेज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं जी। और एक हमारे उस कस्टमर के पास जो कि प्लांट लगाना चाहता है उसके पास लगभग 20 से 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जी। और उनके पास लगभग 30 HP का 3 फेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन होना चाहिए या फिर एक सुटेबल जनसेट होना चाहिए उस प्रोसेसिंग प्लांट चलाने के लिए। जी, 3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आपने कही संजय जी। थोड़ा इन तीनों पॉइंट्स को दोबारा से एक बार टच करते हैं हमारे व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए। आपने सबसे पहले कहा कि एक अच्छा खासा लगभग 2000 स्क्वायर फुट का एरिया होना ज़रूरी है। इसको थोड़ा सा डिटेल में मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि ये 2000 स्क्वायर फुट का एरिया ज़रूरी क्यों है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो सीड प्रोसेसिंग प्लांट इंस्टॉल करने के लिए उसको भी कुछ स्पेस चाहिए। उस स्पेस लगभग वो 1000 स्क्वायर फीट के करीब वो जगह लेता है। और उस सीड प्रोसेसिंग प्लांट में रॉ सीड स्टोर करने के लिए ताकि वो इनपुट एलिवेटर में फीडिंग कर सके और ग्रेडेड सीड को पैकेजिंग करके हैंडल कर सके, स्टोर कर सके, उसके लिए भी कुछ स्पेस चाहिए। तो 1000 स्क्वायर फीट का वो उस रॉ सीड और ग्रेडेड सीड के लिए यूटिलाइज कर सकता है जी। पर मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ संजय जी कि मान लीजिए अगर किसी के पास इतना बड़ा एरिया नहीं है तो भी क्या हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस मौजूद हैं उनके लिए? बिल्कुल, हम लोग उस कस्टमर जो भी वेयर हाउस हमें प्रोवाइड करवाता है, हम वेयर हाउस का साइट विजिट करते हैं, उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, उससे जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें इनपुट ग्रेन सीड की इनपुट कहाँ से रहेगी, ग्रेडेड सीड का आउटपुट किस तरफ मूव करेगा, डस्ट साइड किस तरफ जाएगी, रिजेक्शंस किस तरफ हैंडल करेंगे जी। तो इसके अलावा भी कई और टेक्निकल चीजें हैं जो हम लोग एक कस्टमर को जब हम विजिट देते हैं एक प्रोसेसिंग प्लांट लगाने से पहले, उसमें इसके अलावा हम लोग उसके गोडाउन्स की लेंथ जानना चाहते हैं, विड्थ जानना चाहते हैं, हाइट जानना चाहते हैं, उसके फ्लोर की थिकनेस जानना चाहते हैं ताकि उसको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ उसकी इंस्टॉलेशन को एग्जीक्यूट कर सके। उसका वाटर लेवल जानना चाहते हैं जी। उसके गोडाउन में उसके जमीन का वाटर लेवल क्या है वो जानना चाहते हैं, वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सॉइल कंपैक्शन कितनी है, ये सब चीजें जानने के लिए उनको लेटेस्ट टेक्निक्स के साथ इंस्टॉलेशन नए सीड प्रोसेसिंग प्लांट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं संजय जी कि अगर हम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो भी टेक्निक्स आप यूज करते हैं उनसे, उनकी मदद से हम लोग उनको इससे कम से कम एरिया में प्लांट इंस्टॉल करके दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दूसरा आपने बात कही थी बजट की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे व्यूअर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बजट एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा।
शायद यहाँ पे मैं आपसे संजय जी आपसे भी एक राय चाहूँगा कि 20 से 25 लाख का बजट एक अच्छा खासा बजट होता है, और आई एम श्योर कि इस बजट में एक बहुत बड़ा हिस्सेदारी सरकार की भी रहती है। अगर आप सरकार की मदद लेते हैं तो ये बजट, बहुत बड़ा बजट आपको तब नहीं लगेगा जब आपको सरकार की सब्सिडी की सहायता मिलेगी। संजय जी आपका क्या कहना है इसके ऊपर? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारी सरकार ने सीड प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए वो सब्सिडी भी देती है, और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ गवर्नमेंट्स जो है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, वेयर हाउस बनाने के लिए, सीड स्टोरेज के लिए, उसके ऊपर भी सब्सिडी देती हैं। और इसके अलावा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस बिजनेस के लिए लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो यानी आप सब्सिडी तो आपको मिलती ही मिलती है, साथ में आप लोन फैसिलिटी का फ़ायदा उठा के जैसे जैसे आपकी आमदनी होगी धीरे धीरे आप अब लोन भी चुका सकते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ सकते हैं, अपना ब्रेक इवन जल्दी अचीव करके। बहुत बढ़िया। तीसरा, चलते चलते मैं अगले सवाल से पहले ये छोटा सा पॉइंट आपसे टच कर लेना चाहता हूँ दोबारा से। संजय जी आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि एक अच्छा इलेक्ट्रिक कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए, कितना किलोवाट्स का? सर 30 एचपी का 2 टन प्रति घंटा का प्लांट लगाने के लिए एक 30 एचपी का 3 फेस इलेक्ट्रिक कनेक्शन हमारे कस्टमर्स के पास होना जरूरी है। ओके। और अगर हम 4 टन लगाएंगे तो उसको उतने से गुणा कर देंगे? नहीं नहीं नहीं, 4 टन का अगर हम प्लांट लगाएंगे तो लगभग 40 to 45 एचपी का कनेक्शन से उसका प्लांट उतनी की रिक्वायरमेंट रहती है। उतने की रिक्वायरमेंट। बहुत बढ़िया। संजय जी ये तो आपने बातचीत हमारे साथ करी इंस्टॉलेशन से पहले की, और आपने बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए भी हैं। अब हम बातचीत करते हैं थोड़ा सा, मेरा जो अगला सवाल जो है वो अब है जो इंस्टॉलेशन जब हम करते हैं उस दौरान का। तो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से संजय जी, एज ए इंस्टॉलर, एज ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर, किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं और क्या क्या सलाहें आप देते हैं कस्टमर को इंस्टॉलेशन जब कोई कर रहा है, आप जहाँ पे कहीं पे किसी भी एरिया में कर रहे हैं? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग कस्टमर के वेयर हाउस की साइट विजिट करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट जानते हैं कि सीट की मूवमेंट क्या रहेगी, ग्रेडेड सीट किस तरह मूव होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको लेआउट प्रोवाइड करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हम उनके फ्लोर की थिकनेस को भी स्टडी करते हैं ताकि वो हिल्टी एक केमिकल एंकरिंग के थ्रू इंस्टॉलेशन की जा सके, जिससे कि कस्टमर का इंस्टॉलेशन का टाइम और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट काफी सेव होती है। अगर उनका फ्लोर थिकनेस हिल्टी इंस्टॉलेशन केमिकल एंकरिंग के लिए सुटेबल नहीं है तो फिर हम कंक्रीट फाउंडेशन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तब आप कंक्रीट का फॉलो करते हैं जी। इसके अलावा और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं? इसके अलावा जब हम लोग सिविल कंक्रीट फाउंडेशन का प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो हम लोग इस दौरान जो रिकमेंडेड सैंड, सीमेंट और कंक्रीट का जो रेशियो है उसको पूरा फॉलो करते हैं। हमारी सिविल वर्क की कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हुए, उस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंगली हम लोग सिविल वर्क एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे 1:2:4 रेशियो का कंक्रीटिंग के दौरान मिक्सर इस्तेमाल करना, 1 पार्ट बाई सीमेंट, 2 पार्ट बाई सैंड एंड 4 पार्ट बाई स्टोन। पूरे सिविल वर्क की प्रॉपर तरीके से क्योरिंग होना, लेवलिंग में मशीन्स को इंस्टॉलेशन करना, एक्सेट्रा। ओके जी। तो संजय जी यहाँ पे एक सवाल तो मेरे मन में ये आ रहा है जो आई एम श्योर कि व्यूअर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि ये तो आपके पक्ष की तरफ से आप बता रहे हैं, पर क्या आपको कहीं पे किसी समय में इंस्टॉलेशन के दौरान कस्टमर का भी सहयोग, क्लाइंट का भी सहयोग चाहिए होता है? और अगर हाँ तो वो कौन कौन सी जगह है, कहाँ पे चाहिए होता है? जी, जैसे कि मैंने बताया, इंस्टॉलेशन के लिए हमारे एग्रोसा के क्वालिफाइड स्किल्ड इंजीनियर जाते हैं। तो जब हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एग्रोसा के बिहाफ पे, चाहे वो सिविल वर्क के लिए है, चाहे वो असेंबली इरेक्शन के लिए, हम उनको फॉलो करते हैं। और इस दौरान हमें कस्टमर को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वो एक हमें अपना ऑपरेटर प्रोवाइड करवाएं जिसको कि हम इंस्टॉलेशन के दौरान ट्रेनिंग दे सके और ऑपरेशनल ट्रेनिंग दे सके, मेंटेनेंस ट्रेनिंग दे सके। जी। सो ट्रेनिंग देने के लिए वो जो है वो एक अपना ऑपरेटर अगर आपको दें या अपना कोई
एक्सपर्ट या कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपको दें तो आप उसको साथ में अपने सारी चीज़ें समझाते हैं, ताकि आने वाले समय में, भविष्य में कभी भी अगर कोई सिचुएशन आए तो वो उन्हें खुद ही सॉल्व कर सके और आपके सहयोग से वो उसे सॉल्व कर सके। करेक्ट, यही आप कहना चाहते हैं संजय जी? जी जी बिल्कुल। इसके अलावा और मैं ऐड करना चाहूंगा जी जी जी। कि जब एक इंस्टॉलेशन के दौरान और कमीशनिंग के दौरान हम पूरी तरह से उनके ऑपरेटर को हम ट्रेनिंग देते हैं कि किस सीक्वेंस में मशीन्स को ऑपरेट करना है, ऑन करना है, किस सीक्वेंस में मशीन्स को प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद में ऑफ करना है जी। जब डिफरेंट वैरायटीज के लिए क्या क्या कैसे कैसे एयर एडजस्टमेंट्स करनी है, कैसे कैसे सीट्स की एडजस्टमेंट्स करनी है जी। और जब भी किसी कमोडिटी को चेंज करना है या वैरायटी को चेंज करना है तो उस मशीन्स को, पूरे प्रोसेसिंग प्लांट को क्लीन कैसे करना है, क्योंकि सीड में मिक्सचर नहीं होना चाहिए। तो एक भी बहुत जरूरी पॉइंट है जिसकी भी हम लोग ट्रायल के दौरान हम लोग ट्रेनिंग देते हैं ऑपरेटर को, ताकि वो प्रोसेसिंग को कमीशनिंग के बाद खुद से हैंडल कर सके। जी जी। संजय जी, एक और मेरे मन में ये बात आती है कि इंस्टॉलेशन हम तो पैन इंडिया करते हैं, आप पैन इंडिया, इवन विदेशों में जाके भी आपने कई बार इंस्टॉलेशन करी है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि दक्षिणी भारत में या पूर्व या उत्तर में जो कंडीशंस हैं, चाहे वो ज़मीन की कंडीशन है, चाहे वो हवा की कंडीशन है, क्लाइमेट कंडीशन है, वो भिन्न है, अलग अलग हैं। तो क्या अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग जगहों पे इंस्टॉलेशन के तरीके भी बदलते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि सॉइल कंडीशंस के हिसाब से, डिफरेंट एरिया के हिसाब से, जैसा कि हमने बताया, जब हम लोग साइट विजिट करते हैं तो हम उनके सॉइल कंपैक्शन, सॉइल फिलिंग को जानने की कोशिश करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली जहां अगर हम सैंड फिलिंग होता है तो उसके लिए हम डिफरेंट तरह की ड्राइंग्स रिकमेंड करते हैं, सिविल ड्राइंग्स रिकमेंड करते हैं। और किसी जगह अगर मान लीजिए कि वाटर लेवल ज्यादा आ जाता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, तो हम वहाँ वाटर प्रूफिंग के साथ में फर्स्ट एलिवेटर बिट की ड्राइंग्स रिकमेंड करते हैं और उसको फॉलो करते हैं। जी जी। थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं यहाँ पे। मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि अगर कहीं पे वाटर लेवल जो है वो ज़्यादा है, बहुत हाई है, ऊपर है, तो वहाँ पे आप क्या रेकमेंड करते हैं? कंक्रीट रेकमेंड करते हैं या केमिकल ट्रीटमेंट रेकमेंड करते हैं? वहाँ पे क्या आप रेकमेंड करते हैं? देखिए, एक पूरे प्रोसेसिंग प्लांट में हमारा फर्स्ट एलिवेटर डंप पिट ऐसा होता है जो कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे रखते हैं, जिसके लिए हमें नेचुरल ग्राउंड लेवल, फ्लोर लेवल से थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, 5 फीट तक नीचे जाना पड़ता है। और अगर वहां उस क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली अगर वाटर लेवल ज्यादा बढ़ता है तो उसके 2-3 तरह के हम लोग सोल्यूशन देते हैं। एक तो वाटर प्रूफिंग ट्रीटमेंट का सोल्यूशन दे सकते हैं। दूसरा, एक हम लोग मेटालिक टैंक भी बना करके उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ताकि वो उसका पानी मशीन में ना आए और उनका सीड इनलेट होपर में पानी ना आए और सीड डैमेज ना हो। तो प्रोसेसिंग के दौरान उनको कोई सी तरह की प्रॉब्लम नहीं आए। ओके। और दूसरा एक इसी से जुड़ा ये सवाल है कि जो नमी है, मॉइस्चर है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग रहता है। कोस्टल एरियाज में मॉइस्चर अधिकतर केसेस में ज़्यादा रहता है और सेंट्रल और नॉर्थ में मॉइस्चर हमेशा कम रहता है। तो मॉइस्चर के हिसाब से, बिकॉज प्लांट की आउटपुट जो है वो बहुत वेरी करती है, सीड जो भी, चाहे वो सीड प्लांट है चाहे वो ग्रेन प्लांट है, तो मॉइस्चर के हिसाब से इंस्टॉलेशन में आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, मॉइस्चर, एक तो जो सीड के अंदर मॉइस्चर होता है, सीड में जब हमारा वीट में 12% मॉइस्चर हमारा सुटेबल होता है उसको स्टोर करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए, जबकि जब हार्वेस्टिंग के दौरान ये 14 से 16% तक वीट के अंदर मॉइस्चर रहता है। बिल्कुल। तो इस मॉइस्चर को सीड प्रोसेसिंग प्लांट के दौरान प्रोसेसिंग के लिए सूटेबल है। और इससे ज्यादा अगर मॉइस्चर रहता है तो सीड ड्रायर्स भी कस्टमर्स यूज करते हैं और उसको मॉइस्चर रिमूव करके प्रोसेसिंग करके उसको लंबे समय के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप प्लांट में एक एडिशनल चीज बोलते हैं कि आप सीड ड्रायर्स भी जरूर इसमें लगाएं ताकि मॉइस्चर कंटेंट को कम कर सकें। क्या कुछ इंस्टॉलेशन में भी वेरिएशन आते हैं? इंस्टॉलेशन डिजाइन में भी कुछ बदलाव आते हैं? नहीं, मॉइस्चर
मॉइस्चर क्लाइमेट्स के लिए सीड प्रोसेसिंग इंस्टॉलेशन में कोई चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं आता। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमने बातचीत करी इंस्टॉलेशन के दौरान की। अब तीसरा फेज आता है कि इंस्टॉलेशन हो गई और हमेशा उम्मीद से आपका काम ऊपर ही रहता है, कस्टमर और क्लाइंट जो है हमेशा खुश रहते हैं कि इंस्टॉलेशन बहुत अच्छी हुई है। तो इंस्टॉलेशन होने के बाद अब आपकी इन्वॉल्वमेंट क्या रहती है और किन किन स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, क्या क्या किन किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? देखिए, इंस्टॉलेशन करने के बाद, प्लांट की कमीशनिंग करने के बाद, कस्टमर को ट्रेनिंग हैंडओवर करने के बाद में जी, इसके बावजूद भी हम लोग अपने कस्टमर के साथ जुड़े रहते हैं। उनको किसी भी समस्या, किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, कोई जानकारी चाहिए, तो उसको हल करने के लिए हम हमेशा उनके साथ में जुड़े रहते हैं जी। एक तो हम लोग उनको 1 साल की अगेंस्ट मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हम लोग उनको वारंटी भी हमारे प्रोसेसिंग प्लांट की रहती है जी। और इस दौरान अगर कुछ किसी कस्टमर्स को कोई चैलेंजेस आते हैं तो हम लोगों के साथ वॉइस कॉल पे, वीडियो कॉल पे हमारे से कॉन्टेक्ट करते हैं और उसका सोल्यूशन लेते हैं। और एक नई टेक्निक, वर्चुअल सॉल्यूशंस की हमने एक टेक्निक अडॉप्ट की है जो भी एक कस्टमर के लिए काफी हेल्पफुल होती है। उसको इमीडिएट सोल्यूशन उसके थ्रू हम लोग दे सकते हैं जी। और इसके अलावा अगर कभी कस्टमर्स को जरूरत पड़ती है तो वो सोल्व नहीं कर पाता खुद से उनका ऑपरेटर, तो हमारी क्वालिफाइड स्किल्ड इंजीनियर टेक्नीशियन उनके पास में पहुंच करके उनकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, उनका सोल्यूशन देते हैं और कस्टमर के ऑपरेटर को ट्रेनिंग भी देते हैं। ओह जी, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं हमेशा कस्टमर के रिप्रेजेंटेटिव को, बहुत ज़रूरी भी है ये। मैं दो भागों में आपके इस जो आपने जवाब दिया है उससे जो प्रश्न निकलेंगे वो दो भागों में बांटना चाहता हूँ। एक तो ये हो गया कि अगर कस्टमर की जो प्रॉब्लम है इंस्टॉलेशन के बाद, प्रॉब्लम तो आती है, मशीन चलेंगी, प्लांट चलेगा तो कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो अगर हम दो भागों में डिवाइड करें, एक जो शायद बातचीत करके फ़ोन पे या वीडियो कॉलिंग के द्वारा उससे सॉल्व हो जाए, एक तो ये बात हो जाएगी। दूसरा, अगर कुछ प्रॉब्लम या कोई डिफ़ॉल्ट बड़ा है या कोई मशीन को सर्विसिंग करनी है, चेंज करनी है और आपके व्यक्ति को जाने की आवश्यकता है वहाँ पे, तो ये दूसरा पार्ट हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ दोनों में आपका टर्न अराउंड टाइम कितना रहता है? अगर आपको आज प्रॉब्लम बताई जाए तो दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कितना समय लेते हैं? देखिए, हमारा टर्न अराउंड टाइम लगभग चाहते हैं कि एक कस्टमर्स की कोई भी अगर कंप्लेंट, कोई भी समस्या आई है, उसको 2 दिन के अंदर उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए। मैक्सिमम 2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट कर दिया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने हर स्टेट में अपने प्रतिनिधि रखे हुए हैं ताकि वो कस्टमर के साथ के पास में जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके पास पहुंच सके। जी जी जी। और इसके अलावा हमने डिफरेंट स्टेट्स में अपने डीलर्स भी रखे हुए हैं ताकि किसी कस्टमर्स को अगर स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है तो स्पेयर पार्ट्स भी उनको पास हम लोग जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में पहुंचा सके। तो क्या ये मान लिया जाए कि हम 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर 48 आवर्स, यस इट इज 48 आवर्स, 1 दिन से लेकर के 2 दिन के अंदर। 2 दिन उससे पहले भी कोशिश हम यही करते हैं कि उससे पहले भी उनकी समस्या को, उनकी कंप्लेंट को अटेंड किया जाए, उससे पहले भी हल किया जाए। अगर वीडियो कॉल या टेलीफोनिकली हल हो सकती है तो वो सॉल्व कर दी जाए, अदरवाइज हम लोग उसको 48 आवर्स के अंदर सॉल्व करके ज़रूर देंगे। बहुत बढ़िया। आपने संजय जी बात करी वीडियो कॉलिंग के द्वारा करने की, और आप एक टेक्नोलॉजी का भी जिक्र कर रहे थे जो रिसेंटली यूज़ की जा रही है, जिसको शायद हम वर्चुअल रियलिटी भी कहते हैं या फिर रिमोट एक्सेस भी कहते हैं। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपसे इस नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहूँगा और ये किस तरह से लाभदायक है हमारे क्लाइंट्स के लिए या जो भी प्लांट लगा रहे हैं हमारे द्वारा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। वर्चुअल सॉल्यूशन थ्रू रिमोट एक्सेस हम लोग बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अभी कोविड पीरियड के दौरान सभी लोगों ने अडॉप्ट की है। इसमें इंटरनेट के थ्रू हम कस्टमर के साथ जुड़ते हैं, उनके कंपैटिबल डिवाइस के थ्रू हम कस्टमर के साथ में जुड़ते हैं और ये बहुत ही हेल्पफुल है इमीडिएट सॉल्यूशन देने के लिए। इसका मैं आपको 1-2 एग्जांपल भी दूंगा। इसमें कस्टमर को मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिक पैनल में या किसी मशीन में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम आती है
तो हम एक दूसरे के साथ इस ऐप के थ्रू, कोड के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और हमारा कस्टमर उस मशीन के सामने, उस इलेक्ट्रिकल पैनल के सामने अपने डिवाइस के साथ हमारे साथ कॉन्टैक्ट होता है। तो हम उस इलेक्ट्रिकल पैनल को, उस मशीन को भी हम लोग सामने से, हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो कि हमारे हेड ऑफिस में या कहीं भी बैठा हुआ है, तो वहां से उनको सोल्यूशन दे सकता है। तो उस के दौरान अपनी पैनल के आगे या मशीन के आगे मोबाइल को रख करके हमें बताता है कि उसको इस पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर साउंड आ रही है, या ये पैनल का ये वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है। तो जब हम उसको देख पाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को सुनते हुए हम उसके ऊपर मार्क करके कि आप इस पार्ट्स को, आप इस नट बोल्ट को टाइट कीजिए, इस इलेक्ट्रिकल वायर को टाइट कीजिए, ये इलेक्ट्रिकल वायर लूज है, ये कॉन्टेक्टर या रिले की आप रेंज बढ़ाइए, तो वो तुरंत ही उस बात को समझ सकता है और उस हमारी मार्किंग को वो खुद से भी व्यू कर सकता है वहीं पर अपने डिवाइस के सामने, और खुद भी अब मार्क करके हमें बता सकता है कि मैंने इस वायर को लूज किया, या ये वायर निकली हुई थी, या ये बोल्ट लूज था। तो इस दौरान इस तरह से हम लोग उसकी तुरंत इमीडिएट उसको सोल्यूशन देख करके उसको कर सकते हैं, उसकी समस्या को दूर कर सकते हैं। ओह, तो आप ये कह रहे हैं कि रिमोट एक्सेस के द्वारा, मतलब तो इसमें क्या फ़र्क है? आप मुझे बताइए कहीं कहाँ पे मैं गलत हूँ। मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि ये भी एक वीडियो कॉल ही है, पर इसमें आप एक इंटरैक्टिव तरीके से वीडियो कॉल कर सकते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि अगर कोई पैनल है और अगर उसके सामने आप कैमरा करते हैं, तो आप यहाँ पे बैठ के उस पैनल पे आप बता सकते हैं कि कौन सा पार्ट, हाईलाइट कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट खराब है, या किस पार्ट को ठीक करने की आवश्यकता है, या किस पार्ट को जोड़ने की, हिलाने की आवश्यकता है। क्या यही बात है? जी जी, बिल्कुल यही बात है। वीडियो कॉल और रिमोट एक्सेस के सोल्यूशन में यही फर्क है। मान लीजिए कस्टमर हमारे साथ एक पैनल की पिक्चर लेकर के हमारे साथ जुड़ता है और वो अपनी समस्या बताता है, और आप समझ सकते हैं कि एक पैनल में कई तरह के कॉन्ट्रैक्टर, कई तरह के स्विचेस लगे होते हैं। तो हम उसको अगर वीडियो कॉल के थ्रू उससे कनेक्ट होते हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आप ये रेड कलर वाला पुश बटन प्रेस कीजिए। तो कस्टमर नहीं समझ पाता क्योंकि उसमें 3-4 तरह के रेड पुश बटन भी हो सकते हैं। तो इसका बेनिफिट यही है, हम लोग हाईलाइट करके, मार्क करके कि आप इस पर्टिकुलर बटन को प्रेस कीजिए, इस पर्टिकुलर वायर को, रेड कलर की वायर को टाइट कीजिए, इस ये जो 2 से 3 एम्पियर वाली रिले लगी हुई है उसको रिले की आप इंक्रीज कीजिए। तो एकदम तुरंत कस्टमर को बगैर समय खराब हुए उसको समझ में आ जाता है और उसको सोल्यूशन करके सोल्यूशन ले लेता है, सोल्यूशन मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है। वैसे तो हमारे जितने भी क्लाइंट और कस्टमर्स हैं वो अपने में ही समझदार हैं। उनको ऑलरेडी, क्योंकि वो बहुत काम कर चुके होते हैं, उनको पता होता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है, और बातचीत तो फ़ोन पे या वीडियो कॉल के द्वारा भी समझ आ जाती है। पर शायद इस टूल से हम एक स्टेप आगे जा सकते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें जब समझ ना आए तो वहाँ पे शायद ये टूल जो है बहुत ही ज़्यादा उपयोग में आ सकता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपसे और अलग हट के सवाल पूछना चाहूँगा संजय जी। ये जो तकनीक है ये तो वीडियो कॉल के द्वारा ही होगी, और वैसे तो नए नए नेटवर्क जो हैं और इतने सस्ते नेटवर्क अब आए हुए हैं, तो आप वीडियो कॉल कहीं से भी कर सकते हैं। पर कुछ फिर भी ऐसे एरियाज़ ज़रूर होंगे जहाँ पे शायद वीडियो कॉल या रिमोट एक्सेस, वीडियो द्वारा रिमोट एक्सेस जो है वो पॉसिबल ना हो। तो उन कंडीशंस में आप क्या सोल्यूशन देते हैं? उन कंडीशंस में फिर हम कस्टमर को वॉइस कॉल के थ्रू, तो वॉइस कॉल तो पॉसिबल हो जाती है लगभग, अगर वीडियो कॉल पॉसिबल नहीं हो पाती तो हम वॉइस कॉल पे उसकी समस्या को समझते हुए उसको सोल्यूशन देते हैं, और वो सोल्यूशन को से अपनी मशीन्स को ठीक भी कर लेते हैं। और अगर किसी वजह से उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता, वो ठीक नहीं कर पाते, तो फिर हम अपने इंजीनियर या टेक्नीशियन को जो भी नियरेस्ट अवेलेबल हो उसको भेज करके उनकी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान करवाते हैं। तो समस्या का समाधान तो हमने करना ही है, चाहे ये तरीका हो या वो तरीका हो, पर हम समाधान ज़रूर करते हैं। बहुत बढ़िया संजय जी, आपने बहुत डिटेल में हमें सारी इंस्टॉलेशन की स्टोरी के तरीके से हमें डिटेल में इतना अच्छा एक्सप्लेन किया। संजय जी, कुछ और आप एग्जाम्पल हमसे शेयर करना चाहेंगे? किसी अपने कोई इंस्टॉलेशन का कोई एग्जाम्पल या कोई आपका एक्सपीरियंस आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। आजकल कोविड के दौरान आप सोचते हैं कि
एक हमारे एक देश से दूसरे देश में जाना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसा कि आपने बताया, आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने मोर देन 80 कंट्रीज के अंदर अपनी मशीन्स वगैरह सप्लाई की और इंस्टॉल की है। इसी दौरान अभी लॉकडाउन पीरियड के दौरान ही हमारी कुछ मशीन जो लास्ट ईयर डिस्पैच हुई थी, तो उनकी इंस्टॉलेशन भी कस्टमर के लिए बहुत जरूरी थी। तो उन इंस्टॉलेशन को हमने इस वर्चुअल तरीके से ही उनको मेल पर ड्राइंग्स शेयर करके, वर्चुअल तरीके से मीटिंग करके, रिमोट एक्सेस के थ्रू हमने उनकी असेंबली इरेक्शन भी करवाई, उसकी कमीशनिंग भी करवाई और इवन मेंटेनेंस और ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी दी, और वो अभी सफलतापूर्वक प्लांट को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कभी कभी उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं और वो कुछ समझना चाहते हैं, तो वो हमारे साथ रिमोट एक्सेस के थ्रू या वीडियो कॉल के थ्रू जुड़ते हैं और वो अपना समस्या बताते हैं और उनका समाधान ऑनलाइन इमीडिएट कर देते हैं। थोड़ा सा हमें बताएं किस देश की आप बात कर रहे हैं? मैं म्यांमार की बात कर रहा हूँ। म्यांमार में अभी हमारे प्लांट गए हैं। जी 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 जी। तो उनको अभी इसी टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने इंस्टॉल करवाया है और उनकी कमीशनिंग की है। बहुत बढ़िया संजय जी। संजय जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है और आई एम टोटली श्योर कि जो भी बातचीत आपने हमारे साथ करी, जो भी इंफॉर्मेशन आपने शेयर करी है, ये हमारे व्यूअर्स के लिए, स्पेशली वो लोग जो नया प्लांट लगाना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन किन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, और स्पेशली वो भी जो अपने प्लांट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, किन किन फेजेस से होकर एक प्लांट इंस्टॉल होता है, आपने सारी बातचीत हमसे शेयर करी। इसके लिए मैं आपका दोबारा से एक बार धन्यवाद देना चाहूँगा। लाइव विद एग्रोसा हमेशा एक नए एक्सपर्ट के साथ आपके साथ जुड़ता है। हम लोग नई नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उनको फॉलो करते हैं और साथ में उनको अपने प्लांट्स में यूज़ भी करते हैं। रिमोट एक्सेसिंग एक वन ऑफ द टेक्नोलॉजी जिसे हम कहेंगे, जिसके बारे में हम जल्दी एक नया एपिसोड भी बनाने वाले हैं। और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे IoT एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे सभी प्लांट्स में, सारी मशीन्स में उपलब्ध है। इसके बारे में हम और जानकारी आपको देते रहेंगे आने वाली एपिसोड्स में। आप प्लीज़ लाइव विद एग्रोसा देखते रहिए और प्लीज़ मैं व्यूअर से रिक्वेस्ट दोबारा करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। एक बार दोबारा से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू संजय जी, थैंक यू सो मच।